गुड आफ्टरनून बेटा। आज बेटा जो एड्जॉर्प्शन है उस टॉपिक को, उसकी जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन या व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है उसके पीछे कि जिससे कि जो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो एड्जॉर्बेट है उसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं या अपनी सरफेस के ऊपर रिटेन करते हैं। So let us move towards the mechanism of the adsorption. तो यहां लिखते हैं बेटा, we have mechanism of adsorption. क्या किया हमने, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सपोज दैट वी हैव अ कंटेनर। हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हम किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं या किसी लिक्विड की बात करते हैं। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है इस जगह पे उसे मैं बोल रहा हूँ कि दिस वन सरफेस मॉलिक्यूल। और ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है यहाँ नेट जो अट्रैक्टिंग फोर्स जो बन रहे हैं वो डाउनवर्ड्स बनते हैं। ऐसे करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। दिस वन सरफेस मॉलिक्यूल, विच मॉलिक्यूल, ये सरफेस मॉलिक्यूल है। नाउ द सेकंड वन, एक मॉलिक्यूल यहां दिखाते हैं जो इसके बल्क में है। बल्क वाले मॉलिक्यूल को चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। दैट्स वाई ये जो मॉलिक्यूल है इसे बोला गया दिस वन इज बल्क मॉलिक्यूल। अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल हो गया और बल्क मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों का एनवायरमेंट अगर मैं आपको बताऊं, सो दे बोथ हैव डिफरेंट एनवायरमेंट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? बिकॉज जो मॉलिक्यूल बल्क में है, दिस वन बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ दे ऑल हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल है, सारी जगहों पे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे खींच रहे हैं, ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसे खींच रहा है, नीचे वाला खींच रहा है, इधर वाला मॉलिक्यूल इसे जो डिफरेंट डायरेक्शंस यहाँ पे बनती हैं उन डिफरेंट डायरेक्शंस से इस बल्क वाले मॉलिक्यूल को इसको खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। दैट्स वाई ये जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है ये अपने आप में टोटली क्या है, यहाँ पे जो फोर्स जो होते हैं दे आर बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ फोर्सेस जो बन रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, बैलेंस्ड हैं। नाउ द सेकेंड वन, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये अपने आप में कैसा होता है, स्टेबल होता है। थर्ड कंसेप्ट, अगर मान लो मैं इसके अंदर इसकी एनर्जी की अगर बात करूं तो अगर ये स्टेबल है तो दैट्स वाई इसके पास या इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी होती है विद रिस्पेक्ट। और अगर मान लो मैं बल्क मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, अगर मान लो मैं सरफेस मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो सरफेस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि इस सरफेस के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, केवल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, या मैं बोलूँ इधर की तरफ हैं या इधर मॉलिक्यूल्स हैं। बट ये बोला जाता है कि जो नेट इसका जो रिजल्टेंट जो फोर्स बनता है या जो अट्रैक्शन बनता है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स बनता है। अगर डाउनवर्ड्स फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई जो हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल होता है इसका जो फोर्स होता है उसे बोला जाता है दिस वन अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ द सेकेंड वन, यहां मैंने लिखा है कि ये स्टेबल है, वाइल दिस वन अनस्टेबल। सरफेस मॉलिक्यूल अपने आप में कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। द थर्ड वन, अगर तीसरा कंसेप्ट अगर बताएं, यहां लो एनर्जी है वाइल हियर हाई एनर्जी। यहां एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पे एनर्जी क्या बनती है, हाई बनती है। आप समझ पा रहे हैं, यस एंड नो? मुझे ध्यान से सुनो। हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो बल्क वाली कंडीशन है और एक हमारे पास सरफेस वाली कंडीशन है। बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है,
चारों तरफ से इसे दूसरे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, कोई फर्दर मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस में है इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, चाहे वो सॉलिड की सरफेस हो चाहे वो लिक्विड की सरफेस हो, दैट्स वाई जो रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगा, अट्रैक्शन बनेगा, वो डाउनवर्ड्स बनेगा। अगर डाउनवर्ड्स यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, सो इन दैट कंडीशन अगर यहाँ डाउनवर्ड्स हो रहा है तो क्या होना है बेटा कि जो हमारे पास ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, हैविंग टेंडेंसी टू टेंड्स टू सेटिस्फाई द रेजिडुअल फोर्स, उस रेजिडुअल फोर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होता है, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, टेंड्स टू सेटिस्फाई द रेजिडुअल फोर्सेस, जो केवल डाउनवर्ड्स लग रहा है। इस मॉलिक्यूल को जिसने अनस्टेबल बना दिया है, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ये इसके ऊपर इसके कांटेक्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है, हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर स्पीशीज टू बैलेंस द रेजिडुअल फोर्स। दैट वी कैन से कि जो ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो दूसरी स्पीशीज है उसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की और रिटेन करने की टेंडेंसी बन जाती है। क्या बोला मैंने बोला कि टू satisfy the residual forces by surface molecules to attract the molecules of other species which are above the surface molecules। गॉट द कंसेप्ट? क्या बोला गया कि भाई जो हमारे पास सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे नेट फोर्स केवल नीचे की तरफ लगेगा तो जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होगा इट इज अंडर टेंशन। ये किस में क्रिएट कर जाता है, ये अपने लिए एक टेंशन क्रिएट करता है बेटा। क्या बोला गया कि ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं है। अगर ये एक टेंशन क्रिएट कर रहा है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इस टेंशन को कम करने के लिए, अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए सरफेस वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स दूसरी स्पीशीज के आएंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करेगा। दैट्स वाई कौन सी फिनोमेना यहाँ पे पाई जाती है, एडजॉर्प्शन। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजॉर्बेट, molecules of the adsorbate, and due to which the concentration of the such molecule increases at the surface than in the bulk. That's why this one is called mechanism of adsorption। ठीक है बेटा, yes and no? चलते हैं अगला जो टॉपिक बनता है इसके ऊपर। यस बेटा, अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को भी कैटेगराइज किया गया है। टोटल नंबर देयर आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन पहला बोला जाता है, दिस वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसे बोला जाता है फिजिसॉर्प्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इसे बोला हमने। फिजिकल एडजॉर्प्शन किसे बोलते हैं कि जहां पे फिजिकल फोर्स एक्ट करता है, जहां जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो एडजॉर्बेट हो गया, एडजॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों के बीच में एक्ट करता है। क्या बोला मैंने, जहां पे वेयर फिजिकल फोर्सेस लाइक वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस, जहां वीक वंडरवॉल फोर्स एक्ट करता है किस किस के बीच में, बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा,
एडजॉर्बेट हो गया और एडजॉर्बेंट हो गया। इन दोनों के बीच में जहां वीक वैन डेर वाल्स फोर्स एक्ट करता है उसे नाम दिया जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। गॉट द कंसेप्ट? द सेकंड वन, अगर सेकंड कंसेप्ट अगर यहां पे बोलें या सेकंड पार्ट अगर आप इसका बोलें टाइप्स में, तो यहां आता है दिस वन केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या लिखा हमने? केमिकल एडजॉर्प्शन, या इसे बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। क्या लिखा बेटा? दिस वन केमिसॉर्प्शन। यहां बोला जाता है कि जहां पे एडजॉर्बेट हो गया एंड एडजॉर्बेंट हो गया, इनके बीच में जहां केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स जहां एक्ट करता है उसे नाम दिया जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन। गॉट द कंसेप्ट? एक बना हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा क्या बना? केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन बोला, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन बोला। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या टाइप इसके बनते हैं, कैसे करके इसको डिफाइन किया जाता है, वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में दोनों को क्या करूंगा मैं? डिफाइन भी करवाऊंगा। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। यहां लिखा बेटा हमने, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस बनते हैं उस सभी के ऊपर वर्क करते हैं। यहां लिखा बेटा मैंने द फर्स्ट वन इधर लिख दिया फिजिकल एडजॉर्प्शन, और यहां लिख देते हैं दिस वन केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, वन बाय वन। सबसे पहला कंसेप्ट तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या बोलते हैं हमने कि यहां पे क्या एक्ट करता है? फिजिकल फोर्सेस। दैट इज करके क्या लिखा? वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। यहां क्या बोलेंगे बेटा? यहां बोलेंगे केमिकल फोर्सेस, लाइक दैट इज करके लिख देंगे। यहां क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां बनता है, यहां लिखेंगे लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन विच इज इक्वल टू 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और यहां लिखा जाता है दिस वन हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन विच इज 80 to 240 किलो जूल पर मोल। या तीसरा पॉइंट अगर लिखें आप तो इसे लिखेंगे इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और यहां लिखेंगे थर्ड वन इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। या अगला पॉइंट अगर लिखें आप, यहां लिखेंगे इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। और यहां लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में इट इज इरिवर्सिबल। क्या लिखा? ये इरिवर्सिबल है। या यहां लिखेंगे द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द ease of liquefaction। मोर दैट इज करके लिखेंगे मोर easily
liquefiable gases shows maximum adsorption, यहाँ लिखेंगे it doesn't depend upon the ease of liquefaction. It depends upon the nature of gas and the gas which form chemical bonds show maximum एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट आया यहाँ पे, सभी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगला पॉइंट लिखा, इसे लिखेंगे इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर, और यहाँ लिखेंगे इट इज मोनो मॉलिक्यूलर, या यहाँ लिखेंगे नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी ई इज नीडेड। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 7th नंबर पे, यहाँ लिखेंगे हाई एक्टिवेशन एनर्जी ई जिसे हम लिखते हैं इज नीडेड। ठीक है, अगला पॉइंट अगर लिखें इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड इट ऑल्सो 8th नंबर आ गया, इट ऑल्सो इंक्रीजेज विद सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पॉइंट बने हैं। क्या क्या पॉइंट बने, थोड़ा ध्यान से सुनो, इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट आया कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, फिजिकल फोर्स एक्ट करता है। जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर केमिकल बॉन्ड बनता है, मतलब एड्जॉर्बेट हो गया और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, और केमिकल बॉन्ड अगर बनेगा तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। व्हाट द कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड बनना है, जबकि यहाँ पे यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ फिजिकल फोर्स बन रहा है, या फिजिकल फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में क्या लिखा मैंने, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हुए जो एड्जॉर्प्शन है, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करता है। क्या बोला जा रहा है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, फिजिकल हो गया, केमिकल बॉन्ड दोनों में बन रहा है। ठीक है, यहाँ फिजिकल बना और यहाँ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, यहाँ लिखा हमने लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या बोलेंगे आप, कि हमारे पास कोई जो एड्जॉर्बेट है और उस एड्जॉर्बेट का कितना अमाउंट एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, इन दैट कंडीशन कितनी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो अगर मान लो मैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को डिफाइन करूं तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड व्हेन द वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, किसका सब्सटेंस है, एड्जॉर्बेट का, वो एड्जॉर्बेट क्या हो रहा है, एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है। तो उस टाइम पे कितनी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसे बोला जाता है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और अगर मान लो हमारे पास वीक वंडरवॉल फोर्स बन रहा है, इन दैट कंडीशन
अगर वीक फोर्स बन रहा है तो जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो लो होगी, और अगर मान लो हमारे पास अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी, हाई होगी, जिससे हमने कितना लिख दिया 80 to 40 किलो जूल पर मोल, और यहाँ कितना लिखा था 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अगला कंसेप्ट आया, ये टेम्परेचर वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया कि टेम्परेचर के साथ में होता क्या है। जितनी भी सारी गैसेस हैं, जनरल कंसेप्ट क्या बोला जाता है कि कोई भी जो गैस है, और वो जो गैस जिसे मैं बोल रहा हूँ दिस वन एडजॉर्बेट, और मान लो हमने क्या किया, कोई सॉलिड लिया जिसे मैंने लिख दिया दिस वन एडजॉर्बेंट। जब बेटा ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होती है तो यहाँ जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन के साथ में यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। तो किसी गैस का या किसी एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना अपने आप में एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास प्रोसेस एक्जोथर्मिक हो तो ऐसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर के बजाय किसकी जरूरत होती है, लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। दैट्स वाई जनरली हमने क्या लिखा कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है, वो डिक्रीज करता है, क्योंकि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, डिक्रीज करता है किसके साथ में, अगर टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन अगर इधर आना चाहती है तो लो टेम्परेचर पे आगे आएगी, हाई टेम्परेचर पे आगे नहीं आएगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी, फिर दोबारा से वापस चले जाएगी, और प्रोसेस एक्जोथर्मिक के बजाय एंडोथर्मिक बन जाएगा। तो फिजिकल फोर्स होने के कारण हमने क्या बोला कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, कि अगर मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ एक प्रोसेस जिसे नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, डिसॉर्प्शन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। जो एडजॉर्बेंट है उस एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल का रिमूव होना डिसॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे आना चाहते थे वो मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस को लीव करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये अगर आगे बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाते हुए एडजॉर्प्शन क्या होती है, एक्सटेंड क्या होती है, कम होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड ने बनना है तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हुए एडजॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, किसी एक लिमिट तक ऐसा होता है। अगर आपने और टेम्परेचर दे दिया तो जो डिसॉर्प्शन होगा वो डिसॉर्प्शन फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा वो भी हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी उसके अंदर भी क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होगा। लेकिन जनरली क्या बोला जाता है कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगला कंसेप्ट आया कि जो हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल नेचर का है, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो कैसे करके है, दिस वन इरिवर्सिबल। फिर यहां लिखा हमने कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, मतलब कौन सी गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई होती है, कौन सी गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई होती है उसके अंदर एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये बोला जाता है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एक वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाकर के कोई गैस क्या होती है, लिक्विफाई होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाकर के कोई गैस क्या हो रही है या जिसके ऊपर वो गैस क्या नहीं होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वो गैस लिक्विफाई होगी उसके अंदर एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। व्हाट द कंसेप्ट, जैसे मान लो हमारे पास अमोनिया या SO2 हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया या मीथेन हो गया, इनके अंदर जो क्रिटिकल टेम्परेचर बनता है वो हाई बनता है, इसलिए ये इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, इसलिए इनके एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेदर देन अगर आप H2 लिख रहे हैं या O2 लिख रहे हैं या N2 लिख रहे हैं,
इनके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बनता है, लो बनता है, कम बनता है। यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा बनता है, यहाँ लो बनता है, इसलिए इनके अंदर एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, मिनिमम होता है। गॉट द कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट यहाँ पे आया कि ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन डजंट डिपेंड अपॉन द एज ऑफ लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन पे डिपेंड नहीं करती है, रेदर देन ये किस पे डिपेंड करती है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई अगर जो गैस एड्जॉर्बेंट के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाएगी उसके अंदर एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ एक चीज़ और भी लिखा जाता है, एक पॉइंट में पहले यहाँ लिख दूँ, यहीं पे आता है हमारे पास कि जो हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है ये अपने आप में इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये क्या नहीं होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, और ये अपने आप में क्या होता है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। ठीक है बेटा, यही मैं डिफाइन करता हूँ कि अगर मान लो वो गैस डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, जो गैस क्या कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने आप में स्पेसिफिक नेचर की है वो क्या करेगी, एड्जॉर्बेंट के साथ में बॉन्ड बनाएगी, और एड्जॉर्बेंट के साथ में अगर बॉन्ड बनेगा तो एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा। अगला कंसेप्ट यहाँ पे आया कि ये अपने आप में मल्टी मॉलिक्यूलर होता है जबकि ये अपने आप में मोनोमॉलिक्यूलर होता है। यहाँ लिखा कि नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि यहाँ फिजिकल फोर्स बनता है और यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अगला कंसेप्ट दोनों का सेम बन रहा है, डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी हम इसे बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे जो एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है, और यहाँ क्या लिखा है कि जो सरफेस एरिया है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो सकती है, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक है। हर एक गैस को, चाहे आप O2 की बात करें, N2 की बात करें, या CH4 अगर SO2 की बात करें, या अमोनिया, जो भी गैसेस हैं वहाँ पे एड्जॉर्प्शन की रेट क्या बनेगी, वो सेम बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एड्जॉर्प्शन होगा वो अपने आप में कैसा होगा, स्पेसिफिक नेचर का होगा, क्योंकि वही गैस एड्जॉर्ब होगी जो एड्जॉर्बेंट के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाएगी। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। अब बेटा यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जो टॉपिक आया उसे लिखा हमने नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को प्रोसीड करते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं मैं सारे यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। पहला लिखेंगे द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। द थर्ड वन सरफेस एरिया। द फोर्थ वन ये अभी आपको बता भी दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। The fifth one effect of pressure, and the sixth one, this one, activation of adsorbent। ठीक है, यहाँ देखो बेटा क्या बोला जा रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कैसे करके एड्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाया जाए। एड्जॉर्प्शन कि रेट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पहला कंसेप्ट आता है, जो फैक्टर बनता है वो बनता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। कि एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, कि जो एड्जॉर्बेट है उसका नेचर कैसा है। एड्जॉर्बेट का मतलब जैसे मान लो कोई सॉलिड है, उस सॉलिड के ऊपर मान लो मैं किसी गैस की बात कर रहा हूँ, याद रखेंगे गैस को क्या बोला जा रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। ये जो गैस है इसका नेचर कैसा है। जैसे मान लो हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा अभी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, क्या पढ़ा था, मैंने बोला कि जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
या मीथेन हो गया, जितनी सारी ये गैसेस होती हैं, इनके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर इनका मैक्सिमम होता है। इसलिए ये गैसेस इजीली क्या हो जाते हैं, ये गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं। और अगर ये गैसेस इजीली क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, तो इनके अंदर जो एडजॉर्प्शन होता है वो एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे सिंपली H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, इनके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो क्या बोला गया कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर को अभी डिफाइन करके क्या बताया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो अपने आप में मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस क्या नहीं होती है, लिक्विफाई नहीं होती है। तो ये देखा गया कि नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट, कि एडजॉर्बेट का नेचर कैसा है, क्या वो जो गैस है वो इजिली लिक्विफाई हो सकती है या नहीं हो रही है। अगर वो इजिली लिक्विफाई हो रही है, इन दैट कंडीशन उसके अंदर एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी या उसका एक्सटेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जहां पे अगर उसके पास क्रिटिकल टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम के बजाय अगर मिनिमम हो जाए, तो वो क्या नहीं करेगा, इजिली क्या नहीं होगा, लिक्विफाई नहीं होगा, और एडजॉर्प्शन की रेट उसमें क्या बनेगी, मिनिमम बनेगी। व्हाट द कंसेप्ट, ये हम कंसेप्ट देते हैं कि दिस वन फिजिकल एडजॉर्प्शन। और केमिकल में तो मैंने आपको बोल दिया कि किस पे डिपेंड नहीं करता है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रेदर देन ये नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन से नेचर का ये गैस है, वो क्या केमिकल बॉन्ड बना पा रही है, नहीं बना पा रही है। ठीक है बेटा, तो पहला कंसेप्ट क्या आया, दिस वन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नाउ द सेकंड वन, दूसरा पार्ट बना नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है, जैसे मान लो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक मेटल है, ठीक है बेटा, और एक हमारे पास, मैं लिखता हूं दिस वन फाइनली डिवाइडेड मेटल। इन दोनों में क्या अंतर है, अगर फाइनली डिवाइडेड मेटल की अगर बात करें और एक मेटल रॉड की अगर बात करें, मान लो ये भी एज एन एडजॉर्बेंट काम कर रही है और ये भी एडजॉर्बेंट के जैसा काम कर रहा है, तो आप देखेंगे इन दोनों में से जो फाइनली डिवाइडेड मेटल पार्टिकल्स जिसे हम ले रहे हैं, उसके अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। या हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल की अगर बात करें, क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल की अगर बात करें, तो एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर भी ये अपने आप में हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया। और जहां सरफेस एरिया बढ़ता है, इसका मतलब जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है, उस एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है, क्या वो एडजॉर्बेंट लार्जर सरफेस एरिया को प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो लार्जर सरफेस एरिया को प्रोवाइड करवाएगा तो एडजॉर्प्शन की जो रेट होगी, एक्सटेंट होगा, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यह अगला कंसेप्ट इसी से रिलेटेड आ गया, सरफेस एरिया। मतलब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो एडजॉर्प्शन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यह आगे आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो भाई मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो कोई गैस है जिसे आपने क्या नाम दिया था, दिस वन इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, और प्लस करके आपने क्या किया, कोई सॉलिड लिया जिससे आपने क्या नाम दिया, दिस वन इज एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा, तो गैस हो गया, सॉलिड हो गया, और यहाँ से कौन सी प्रोसेस होनी है, एडजॉर्प्शन होना है, और प्लस करके क्या निकलेगी, यहाँ पे हीट निकलेगी। इसके अंदर दो प्रोसेस हैं, ध्यान देंगे, ये वाली जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन, और इधर वाली जो प्रोसेस होती है उसमें आता है डिसॉर्प्शन। तो हो क्या रहा है कि भाई अगर मान लो हम इस पूरी इक्वेशन को अगर देखें तो ये अपने आप में इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी, दिस वन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, दैट्स वाई ये अपने आप में कैसी होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है ये। और हमने ली चैटलियर का प्रिंसिपल पढ़ा है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऐसी जो रिएक्शन होती हैं जो अपने आप में एक्सोथर्मिक टाइप की होती हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा किस पे, लो टेम्परेचर पे आगे जाती हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कम टेम्परेचर पे किसी गैस का
या किसी एडजॉर्बेंट का किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर आपने क्या किया यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय बैकवर्ड में आएगी, और एडजॉर्प्शन के बजाय क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन होगा तो अब हमारे पास जो गैस यहाँ पे एडजॉर्ब हो रही थी रेदर देन उसका डिसॉर्प्शन स्टार्ट होगा। और द कंसेप्ट एज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बहुत क्लियर है। अगला कंसेप्ट यहाँ पे आया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जनरली अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट, ये भी बोला जाता है कि प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मान लो आप एक इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात करें, बहुत हाई प्रेशर अगर आप दें तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी, उसी कंडीशन में फिर दोबारा एडजॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। व्हाट द कंसेप्ट। वैसे जनरली क्या बोलेंगे, विद इंक्रीजिंग प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। और लास्ट वाला क्या आया, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेंट होता है उस एडजॉर्बेंट को क्या करना है, उसकी एडजॉर्बिंग पावर को इनहेंस करना है। एडजॉर्बेंट की एडजॉर्बिंग पावर को इनहेंस करना। मान लो एक हमारे पास एक सरफेस ऐसी है जो प्लेन सरफेस है, किसी मेटल को आपने लिया और वो स्मूथ है, तो उसके अंदर उतनी एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी नहीं होगी। रेदर देन अगर हम क्या करें, एक मेटल के अंदर उसकी रफ सरफेस को ले लें तो रफ सरफेस के अंदर ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्बिंग पावर होगी। तो सरफेस को अगर हम रफ बना दें तो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या होगा, बढ़ेगा। या हम ऐसा करते हैं कि कोई जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है, उस एडजॉर्बेंट को अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाई टेम्परेचर देने के बाद भी सुपर हीटेड इसे बोला जाता है, उसके कारण भी एडजॉर्बेंट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और द कंसेप्ट, या यहाँ हम क्या बोलते हैं कि फाइनली डिवाइडेड मेटल हो गया। अगर मान लो हमारे पास, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास फाइनली डिवाइडेड, मान लो ये मेटल रॉड है तो ये अपने आप में स्मूथ है, और अगर मैं इसे तोड़ दूं, अगर सेपरेट कर दूं तो इसके अंदर जो सरफेस एरिया यहाँ से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा। दैट्स वाई जो फाइनली डिवाइडेड मेटल बनेगा उसको हमने क्या कर दिया है, उसको तोड़ करके हमने उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया है, जिसके कारण जो एडजॉर्बेंट है उसके अंदर एडजॉर्बिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था बेटा हमारे पास कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सटेंट ऑफ द एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो डिफाइन करेंगे, और उसको बेटा मैं जो नेक्स्ट कल वाला मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको इंक्लूड करके उसे सेंड करता हूँ। थैंक्स बेटा।